हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इरफान अली है और मेरे नीट 2024 में 685 नंबर आए थे। और आज हम लोग मेरी नीट जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 513 मार्क्स, जो कि मैंने 12th क्लास के साथ दिया था। और 12th में मेरी 95.2 परसेंटेज आई थी CBSE बोर्ड में। ये देखिए, मेरे पास उसका पेपर भी रखा हुआ है। देखिए, उसमें मैंने फ़िज़िक्स में 16 क्वेश्चन गलत किए थे 16 क्वेश्चन गलत किए थे और 4 क्वेश्चन छोड़े थे और 25 क्वेश्चन सही किए थे बस। ठीक है ना। और मैंने कितने गलत किए थे, सब मिला के 16 फिज़िक्स में गलत किए थे, 8 केमिस्ट्री में और 10 बॉटनी जूलॉजी मिला के बायो में गलत किए थे। और ये मेरा नीट 2024 का है। इसमें बस मेरे फ़िज़िक्स में 3 क्वेश्चन और बॉटनी और जूलॉजी में 4 क्वेश्चन गलत गए थे। बॉटनी में 3, जूलॉजी में 1 और केमिस्ट्री में 1 भी क्वेश्चन गलत नहीं गया था। अब बात आती है कि मैंने पढ़ाई किस किस से की थी। तो देखिए, मैंने फ़िज़िक्स तो सब जानते हैं, मैंने MR सर से पढ़ी थी और बहुत लोग करते हैं MR सर से। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी योगेश जैन सर से। यहाँ देख सकते हैं आप लोग योगेश जैन सर को, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ये। इनके वन शॉट्स तो बेस्ट लगते हैं मुझे। और मैंने इनऑर्गेनिक मोहित दारी सर से पढ़ी थी। मोहित दारी सर जो हैं एडवांस के भी टीचर रह चुके हैं, लेकिन अब ये नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं और शायद JEE वालों के भी लेक्चर्स लेते हैं PW में। लेकिन इनऑर्गेनिक इनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। और फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल शायद आप लोगों ने, जो नए बच्चे हैं उन्होंने नाम ना सुना हो PS सर का, लेकिन ये E2 में पढ़ाते थे। और इनके लेक्चर्स अगर किसी ने देख लिए बहुत पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मोल कंसेप्ट जो था 11th में पढ़ा था टेलीग्राम से, इनके लेक्चर्स से। और मोल कंसेप्ट मेरा फ़िज़िकल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत लेंदी लेक्चर्स थे, तो मैं सिर्फ वन शॉट देख पाया था फिर सर के वन शॉट या फिर कुछ टॉपिक्स की वीडियो, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई बच्चा फ़िज़िकल केमिस्ट्री सही से पेरेंट्स सर से पढ़ ले, तो अगर उसने पेरेंट्स सर से पढ़ लिया। अब बायोलॉजी तरुण सर को तो हर कोई जानता है, फ़िज़िक्स के MR सर और बायोलॉजी के तरुण सर। लेकिन आकांक्षा अग्रवाल मैम भी बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं इन्हें रिकमेंड करता हूँ। स्पेशली स्टोरी टेलिंग करके समझाती हैं और निमोनिक्स बहुत अच्छे बताती हैं, निमोनिक्स। तो बायोलॉजी मैंने आकांक्षा अग्रवाल, इनके पॉडकास्ट के लेक्चर्स भी आप लोग सुनिए, बेस्ट हैं। मैं तो जब टेस्ट देने जाता था तो इनके पॉडकास्ट, जैसे हमारे हॉस्टल से कोचिंग जो था वो कम से कम आधे घंटे की दूरी पे था, तो उन आधे घंटे में मैं इनके पॉडकास्ट सुनते हुए जाता था पूरे रास्ते में। और इन सब के बाद फाइनली मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, GSPM कानपुर। ठीक है ना। चलिए, अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी, कॉमन गलतियाँ क्या हैं, और मेरी क्या ऐसी हैबिट्स थी जिसकी वजह से मेरे 685 नंबर आए, और मेरी क्या ऐसे नुकसान थे कि सिर्फ 685 नंबर आए, 700 प्लस क्यों नहीं आए, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। देखिए, एक तो मैंने भी अपने 12th के साथ जब दिया था नीट का एग्ज़ाम, तो टेस्ट बहुत कम दिए थे, और टेस्ट कम भी दिए थे और उसका फिर एनालिसिस भी नहीं किया था। ठीक है ना। एक गलती की टेस्ट कम दिए, दूसरी गलती जो दी है उसका एनालिसिस नहीं किया, और दोनों मिला के इतना बड़ी गलती हो जाती है कि 513 नंबर आते हैं फिर आपके। अब रिवीजन, मैंने भी 12th में मेरा फोकस था कि मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देख लूँ। ये फोकस ज़्यादातर बच्चों का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लेक्चर्स देख लूँ। देखिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता है। 25 लाख बच्चे नीट का टेस्ट देते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 20 लाख बच्चे तो सारे वीडियो लेक्चर्स देख ही लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो करता है वो करता है रिवीजन और टेस्ट आपके। अब आती है शॉर्ट नोट्स की बात, कि मैंने देखा है बच्चे पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं पूरी इतनी मोटी मोटी दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे पास भी रखी हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। ये ऐसे मोटे मोटे रजिस्टर्स पूरे भर के बैठ जाते हैं लोग, कम से कम 5-6 और भी हैं, जैसे कुछ
इस टाइप के फिर स्पायरल वाले खरीदते हैं, ये भी पूरे पूरे भर देते हैं सब। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये मोटे मोटे रजिस्टर्स बैठ के पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। देखिए ये शॉर्ट नोट्स की है, इसमें सब शॉर्ट नोट्स लिखे हैं मेरे। हाँ, देख सकते हैं आप लोग कितने शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं। अब इसका आगे फोटो भी होगा, उसमें दिखाऊंगा। ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, सिर्फ बायो के शॉर्ट नोट्स हैं। और केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे। मैं आपको दिखाता हूँ केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। देखिए केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ बना के आए थे। मतलब ये इतने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने केमिस्ट्री के, तो कि इसमें एक एक चीज़ 4-4 बार लिखी है इन शॉर्ट नोट्स में, एक एक चीज़ 4-4 बार। क्योंकि मुझे केमिस्ट्री याद होती नहीं थी, तो मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ जाता था। तो इतने बनाते 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 वो ऑटोमेटिकली फिर मुझे याद ही हुआ है फाइनली, खास करके ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की मैंने वो शर्मा सर की, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक्स सीरीज़ देखी होगी, वो बहुत ही बेनिफिशियल है वो। अब हम किसी बात करेंगे मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनानी। टेस्ट में जितनी भी क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को आप लिखिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको आइडिया नहीं लग रहा होता कि क्या हो रहा है, तो वो पूरे क्वेश्चंस लिखिए विद सॉल्यूशन आप लोग। अब क्या करते हैं कि प्रेशर के साथ स्टडी करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए या तो मेंटल प्रेशर, कि हमें सोचते रहते हैं हम लोग पढ़ते वक्त कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, 3 साल तो हो गए करते करते, 1 साल और लगा रहे हैं। तो इतने प्रेशर में हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि हमारा दिमाग जो है, जो पढ़ रहे हैं उस पर नहीं है। हमारा दिमाग है कि अगर नहीं हुआ इस साल तो क्या होगा, हो गया तो कौन सा कॉलेज। डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। 2 तरीके के प्रेशर होते हैं। एक हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि एम सैली मिलेगा इस बार तो, फोड़ के आएंगे इस बार तो। और एक होता है कि अरे कुछ नहीं मिल पाएगा इस बार भी, 620 नंबर आ जाएंगे पता चला, और कट ऑफ 650 चली गई, तो फिर हमारा क्या हुआ है। ये बिल्कुल नहीं करना है। देखिए जब भी पढ़िए रिलैक्स होकर पढ़िए, सारी पुरानी पिछली बातें भूल जाइए और रिलैक्स होकर पढ़िए। और दूसरा प्रेशर करते हैं पेरेंट्स और गार्जियन। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो, या फिर कुछ गार्जियन होते हैं वो बच्चे के पास बैठे रहेंगे कि बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए बच्चे का पढ़ने का मूड भी है, लेकिन वो खिसिया के नहीं पढ़ेगा कि ये बैठे हुए सर पर, और उसे लगेगा कि मैं आपकी वजह से पढ़ रहा हूँ। लेकिन कभी भी एक एस्पिरेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरे की वजह से पढ़ रहा है। उसे लगना चाहिए कि वो अपने लिए पढ़ रहा है, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहा है। फ़ायदा किसका होगा, अपना होगा। तो कभी भी पेरेंट्स गार्जियन को बच्चे के साथ नहीं बैठना चाहिए पढ़ते वक्त। आप 2-2 घंटे बाद चेक करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल साथ में बैठे हुए तो भले ही वो पढ़ रहा होगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप बैठे हैं और वो पढ़ भी रहा है, लेकिन वो पढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका प्रेशर है उसे। वो इतने प्रेशर, 3 इडियट्स वाला डायलॉग कि इंजीनियर्स ने ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। अब 30 कॉमन मिस्टेक सोशल मीडिया कि इंस्टाग्राम भी है, स्नैपचैट भी है, और उस पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, किसी का डीएम आ रहा है, किसी ने स्टोरी भेजी स्नैपचैट पे तो उसमें लगे हुए हैं। अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी अब तो बहुत चल गए हैं। अब हमारा सोशल सर्किल, अब इससे क्या है कि आप लोग उन लोगों से दोस्ती करिए अपने ड्रॉप ईयर में, या फिर आप 12th के साथ भी, जो आपके एम के साथ अलाइन हो रहे हों, जिनकी इंटेंशन भी इस साल नीट में सिलेक्शन लेने की ही है। तो वो आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और आप भी उन्हें मोटिवेट करेंगे, और वो उन्हें आप उन्हें अपनी गलतियाँ बता सकते हैं, वो आपको अपनी गलतियाँ बता सकते हैं। आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप एक दूसरे को कंपटीशन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी ऑनलाइन में गलती ये आती है निकल के कि बच्चे को कंपटीशन दिख नहीं रहा होता है। उसे लगता है कि मेरे 600 से, जैसे इस बार कंपटीशन दिख नहीं रहा था इस बार, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्हें कंपटीशन नहीं दिख रहा है, उन्हें नहीं दिख रहा कि कितने बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं। अभी मैं लखनऊ में कोचिंग करता था, तो समझिए संडे को ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने बच्चे आ रहे हैं टेस्ट देने। ऐसे जाम लग जाता था संडे को 5 बजे, 2 से 5:20 पर 5:30 बजे जाम लग जाता था जहाँ पे हमारा टेस्ट होता था। इतने बच्चे टेस्ट देने आते थे, तो आपको खुद मोटिवेशन आता था कि यार इतने बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं, तो हम तो फिर कहाँ ही स्टैंड कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें।
इसलिए ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि या तो आपके आपके अंदर से इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको किसी से मतलब नहीं है कि आप पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर से इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या कोई कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज तो ज़रूर ही ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट में दिखता है कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब आपकी रैंक निकल के आती है ना कि आपकी 690 पे 30 रैंक आ रही है, 700 पे 30 रैंक आ रही है, 700 से ऊपर आपके 30 बच्चे हैं, कोचिंग में ही 30 बच्चे हैं। सोचिए आप एक छोटे से स्टेट के छोटे से शहर के छोटे से कोचिंग में छोटे से कोचिंग सेंटर पे आपको 700 नंबर पे 30 रैंक आ रही है, तो फिर आप 25 लाख में 5 रैंक कर रहे होंगे तो आपको कॉम्पिटिशन दिखता है, तो आप समझ में आती हैं कुछ बातें। चलिए अब मैं अपनी स्टोरी की बात करता हूँ कि मैं 12th में तो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था। ड्रॉप ईयर में मैंने लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग ज्वाइन करी थी और एक ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी के नाम से एक हॉस्टल था, वो ज्वाइन किया था। अब मैं कहूँगा कि मेरा बेस्ट डिसीज़न रहा है कि मैंने वो हॉस्टल ज्वाइन किया। क्यों रहा? देखिए हमारे हॉस्टल से भले ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हों, लेकिन मेरे हॉस्टल के साथ जो बच्चे थे, जो हॉस्टलाइट्स जो थे मेरे साथ, वो उनके अंदर जो जज्बा था पढ़ने का। हम लोग कोचिंग से 3 बजे आते थे और 3:15 पे आपको लाइब्रेरी में बच्चे दिख जाएंगे। ये लाइब्रेरी थी ऐसी, वहाँ आपको बच्चे बैठे हुए दिख जाएंगे। सोचिए इतना जज्बा था उन लोगों के अंदर पढ़ने का। मैं जाके देखता था कि मैं कहता था यार मैं सोने जा रहा हूँ और यहाँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद मोटिवेशन आता था। ये देखिए ये सब बच्चे थे और ये हमारी कोचिंग के कुछ मेमोरीज़। और मुझे याद है कि 2 महीने पहले मेरे रूम में एक ये लड़का आया था, ये इसकी मैंने इसलिए फ़ोटो लगाई यहाँ पे। ये 12th के बोर्ड के फ़ौरन बाद आ गया था हमारे हॉस्टल में। इससे बहुत मोटिवेट हुआ मैं समझिए 2 महीने पहले मैं बहुत होता ही है सब हर बच्चे को 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रेशर होने लगता था, तो पढ़ नहीं पाता। लेकिन जब ये मेरे रूम में आया, मैं ऐसे देखता था कि ये टेस्ट दे रहा है, ये पढ़ रहा है, तो मैं खुद सोचता यार ये 12th के साथ एकदम इतना मेहनत करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने तो अभी ना बोर्ड दे के आया हूँ ना कुछ करा है मैंने अभी, बस मैं हर संडे टेस्ट देने जाता हूँ और कुछ भी नहीं, और ये तो बोर्ड दे के आया और अभी से इतनी मेहनत कर रहा है। तो इस बंदे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इसके आए थे 661 नंबर। और ये देखिए कुछ मेमोरीज़ और हैं हमारे हॉस्टल की। हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करते थे, हम क्रिकेट भी खेलते थे, क्योंकि देखिए आपका मेंटल पीस होनी चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस मेंटल पीस के लिए आपको कभी कभी कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में। थोड़ी बहुत देर आप ग्रुप स्टडी कर लिए, ग्रुप में कोई डिबेट कर लीजिए, कुछ करिए। हमारे हॉस्टल में डिबेट करते थे हम लोग किसी और मुद्दे पे, मतलब पढ़ाई से हट के। और एक और फ़ायदा था मेरे हॉस्टल का कि हम लोग खाते वक्त एक दूसरे क्वेश्चन पूछ लेते। सोने जा रहे हैं तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई टॉपिक छिड़ गया तो उस पर बात चलने लगी, लाइट खुली और NCERT खुली और फिर उसमें देखा गया कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये कुछ फ़ायदे थे हॉस्टल के। और एग्ज़ाम जो करीब था, आप समझिए कि हर वक्त खाना खा रहे हैं तो, नाश्ता कर रहे हैं तो, सोने जा रहे हैं तो हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। ये कुछ फ़ायदे थे, क्योंकि अब यही रिवीजन हो रहा था। ऐसे रिवीजन होता था हम लोगों का कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ने ऐसे चैलेंज दे दिया कि अच्छा तुमने चैप्टर पढ़ लिया, चलो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बताओ। और फिर हरा दिया तो मज़ा आता था कि मतलब तरीके से एक इन्जॉयमेंट भी था और रिवीजन भी था। चलिए अब मेरी कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग ये देखिए, डेली आई टॉक टू माई मदर, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं तो वो घर पे बातें नहीं करते हैं। जो लोग हॉस्टल पे रहते हैं वो लोग घर पे बात ही नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप लोग अपनी मदर से बात करें, आप बताएं आपका टेस्ट कैसा हुआ, आपकी आज तैयारी कैसी रही। तो देखिए सिर्फ प्रिपरेशन कुछ नहीं होता, कुछ दुआएं भी होती हैं। बहुत लोग तैयारी करते हैं 5-5 साल 6-6 साल, लेकिन कुछ दुआएं भी होती हैं। अगर आप अपनी मदर से, अपने फादर से रोज़ बात नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि आपके टेस्ट में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना स्ट्रेस है। सोचिए आप रोज़ मैं अपनी मदर से रोज़ बात करता था, वो मुझसे फ़ोन रखते वक्त ज़रूर कहती थी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सोचिए उन 365 डेज़ में हर बार जब भी फ़ोन रखती थी तो वो ज़रूर ही कहती थी अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। देखिए, और दूसरा पॉइंट जो मेरी हेल्दी हैबिट थी, वो मैं बायो का रिवीजन करता था मॉर्निंग में। अब ऐसा तो नहीं कि मैं इतना रेगुलर था कि हर बार 5 बजे उठ के पढ़ता था, नहीं। 5 बजे मैं अक्सर नहीं उठ पाता था, तो मैं जब भी उठता था 10 बजे उठ रहा हूँ तो 10 बजे पहले बायो पढ़ूँगा 1 घंटे, NCERT रीड करता था मैं 1 घंटे। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तो रमज़ान थे मेरे ख्याल में, हाँ,
तो उन रमज़ानों में सहरी के बाद में, क्योंकि देखिए रोज़े में रीड नहीं कर सकते आप लोग ज़्यादा, तो मैं इसलिए सहरी के फ़ौरन बाद रीड करता था हॉस्टल की छत पे बैठ के। मैं और मेरा एक दोस्त था, वो हम दोनों जाते थे और हॉस्टल की छत पे बैठ के करीब 1.5 घंटा NCERT रीड करते थे जाके। और तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने अपने सारे टेस्ट ऐसे दिए जैसे मैं अपना नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उस पर आप डिमोटिवेट मत होइए, आप उसमें अपनी कमियां ढूंढिए, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और शुरू से अगर तैयारी करते हुए चलेंगे आप लोग तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स देखेंगे तो फिर दिक्कत आनी है। अब 3 महीने अब आप अभी तैयारी करना शुरू करें, फिर आप कहेंगे मेरे 400 नंबर आ रहे हैं। 400 नंबर तो आएंगे जब अभी तैयारी करना शुरू करेंगे। आप शुरू से चलिए, ड्रॉप ईयर लिया है अगर आपने तो शुरू से पढ़ते रहिए। अगर नहीं पढ़ा है अब तक तो अब शुरू कर दीजिए। अब कोई वो मत करिए, कोई नेग्लिजेंस मत करिए कि अभी भी मस्ती कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ लिया। एक अच्छा बच्चे आजकल पढ़ाई का वो क्या है मेजरमेंट, कि आज हमने 2 लेक्चर देख लिए, आज हमने 3 लेक्चर देख लिए, आज तो कमाल कर दिया तो 6 लेक्चर देख लिए। लेकिन लेक्चर देखिए अब अच्छी बात है, लेकिन लेक्चर के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए, NCERT रीड करिए, उस जो टॉपिक पढ़ा है उस पर क्वेश्चन लगाइए। लेकिन आजकल क्या है कि आज 6 लेक्चर, आज तो बहुत पढ़ाई कर लिया, आज तो 6 लेक्चर देखे हैं पूरे। ये नहीं करना है आप लोगों को। ये सबसे बड़ी गलती मैं देखता था अपने हॉस्टल में भी कुछ बच्चे करते थे। अब चौथा पॉइंट क्या है, रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू क्वेश्चंस। मैंने फिजिक्स के जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो सिर्फ उसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखता था, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर लिखता था। मैं उन क्वेश्चंस ऐसे मैं रिवाइज करता था कि क्वेश्चन से आप लोग फिज़िक्स का रिवीजन करें। अब क्या है, मेड शॉर्ट नोट्स 2-3 टाइम्स ऑफ ईच चैप्टर। शॉर्ट नोट देखिए, मैंने फिर बताया कि इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स बना लेते हैं बच्चे, ये बंडल रखा होता है ये उनके पास में कि ये नोट्स रखे हैं, हमारी ये पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है अच्छी बात है, लेकिन वो खोलेंगे नहीं कभी दोबारा। उनको आप हर संडे उठाइए एक बुक, उसको आप 3 पेजेस में 4 पेजेस में कंसाइज करके लिखिए, और जितनी बार लिखेंगे उतनी बार बार याद रहेगा। या फिर अगर एक बना लें तो उस एक को ही 100 बार पढ़ें। छठा पॉइंट क्या है, नेवर मेड बायो नोट्स इन माई ड्रॉप ईयर। जो मैंने 12 के साथ बायो के नोट्स बनाए थे उतने ही बनाए, बल्कि उसमें से भी कुछ फेंक दिए थे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बायो में आपको सिर्फ NCERT पढ़नी चाहिए, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप NCERT में ही लिख लीजिए। क्योंकि NCERT बायो के नोट्स में बताता हूँ कैसे क्या बनाते हैं बच्चे। मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये कुछ चैप्टर है, तो अब क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाने बैठ जाएंगे अपनी नोट कॉपी में, और यहाँ जो बातें लिखी हुई हैं उसको कैसे स्टार बना के लिखेंगे, उसको ऐसे पॉइंट्स बना के लिखेंगे। अरे जब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डायग्राम बने हुए हैं, तो क्यों बनाना बार बार, उसमें टाइम वेस्ट ही है। वो सजा रहे हैं अपने पेन से, बिल्कुल चाहेंगे कि रेप्लिका बना दें हम, जो NCERT बना हुआ है बिल्कुल वही कलर का पेन लाएँ, वही कलर लाएँ। क्या ज़रूरत है यार, NCERT में बना हुआ है तो वो पढ़िए ना, उसमें लिखिए, उसमें करिए, उससे क्या सजाना है उसको, कोई कहीं लेके जाना है अपनी बारात में पहनेंगे आप लोग NCERT अपनी, नहीं ना, तो उससे पढ़िए। अब क्या है, यूज़ टू फिल OMR एट दी एंड। अब से आप हेल्दी कहिए या अनहेल्दी कहिए, लेकिन ये मेरे लिए तो हेल्दी साबित हुई थी। क्यों, देखिए OMR एंड में फिल करने का फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रेस फ्री होता है। अब मान लीजिए आपने बायो सॉल्व करी, अब आप बायो का OMR फिल करने बैठ गए, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यार अभी फिजिक्स बची है, यार अभी केमिस्ट्री बची है। तो जल्दी में कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी मैंने शुरू में जब ट्राई किया कि मैं बायो के बाद लॉ सब्जेक्ट वाइज करता हूँ, तो उसमें फिर मैं OMR गलत फिल करके आया था, क्योंकि इतना प्रेशर होता था कि अभी फिजिक्स बचा, अभी केमिस्ट्री बचा है। लेकिन एंड में क्या फ़ायदा होता कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 4:30 बजे तक सॉल्व करूँगा जितना हो जाएगा, और 4:30 से OMR सॉल्व करूँगा जितना हो गया होगा, और 4:30 से जितने भी टाइम लगे OMR बनने में लगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा वो बचे हुए क्वेश्चन को दूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब अगर किसी को सही लगे तो वो फॉलो करे। अब क्या है, नेवर रिफ्यूज़ माई रियल सिचुएशन। ये मेरी एक हैबिट थी कि मैं, मान लीजिए, हाँ मुझे याद है कि मैं जब अपनी कोचिंग में, मेरा फर्स्ट डे था, तो हमारे कोचिंग में चला था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और सर वो ग्राफ बनवा रहे थे उसके कि अगर मान लीजिए बॉल को ऊपर फेंका गया तो उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाइए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करा गया या फिर ऐसी क्वेश्चंस, उनके ग्राफ बनाए। तो मुझे याद है कि सर मेरे पास आए, मैं बिल्कुल फर्स्ट डे था मेरा, मैं जानता ही नहीं था कौन है, क्या पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने पढ़ाया दिया,
कि इसका ग्राफ बनाइए आप लोग, मेरे पास आए, बोले तुमने तो सब गलत बनाए। उस दिन से लेके एक हफ्ते बाद तक मैं सिर्फ वो ग्राफ ही पढ़ता रहा। भले ही मुझे 9th क्लास से पूरा मैंने देखा हो कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ है, क्यों इतना गलती करके आया हूँ मैं। अपनी रियल सिचुएशन को आप हमेशा एक्नॉलेज कीजिए कि मेरी गलती है, कि मुझे ये नहीं आता है। भले ही मुझे 9th क्लास की NCERT उठा के देखनी पड़े, लेकिन जब तक मैं इसके बेसिक क्लियर नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है ना। ये आप लोग ज़रूर। अब क्या है, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ना स्नैपचैट पे मेरा अकाउंट था, ना मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट था। अभी ड्रॉप ईयर के बाद जब मेरा रिजल्ट आई है उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, और स्नैपचैट तो अभी भी नहीं बनाया, क्योंकि स्नैपचैट पे इतनी आजकल लोग स्टोरी भेजने लगे हैं कि आप कहीं भी बैठे हो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट होना ही होना है। पढ़ाई करते वक्त फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर किसी और पे है तो छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए उस वक्त, और जो दिल कर रहा है करने का वो करिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, क्या ज़बरदस्ती है। लेकिन ये मत करिए कि पढ़ भी रहे हैं और स्नैपचैट भी चल रहा है और स्टोरी भी आ रही है और रिप्लाई भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, ये मत कीजिए, ठीक है ना। और क्या है, ऑलवेज डन टेस्ट बेस्ड ऑन इट्स लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टेस्ट को आप मानिए कोई टेस्ट टफ है तो आपको पैनिक नहीं करना है कि अरे यार मुझसे ये तो 4 क्वेश्चन लगातार आ ही नहीं रहे फिजिक्स के। अरे टेस्ट ही टफ है तो कैसे आ जाएंगे, किसी बहुत कम बच्चे को आ रहे होंगे, जो कुछ ज़्यादा ही होंगे उन्हें आ रहे होंगे। लेकिन अच्छा ये तो सब एक्नॉलेज कर लेते हैं कि टेस्ट टफ है तो हाँ मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि टेस्ट ईजी होता है तब भी हम उसे ईजी नहीं मानते हुए चलते हैं। अब देखिए टेस्ट ईजी था, जैसे नीट 2024 का ही ले लीजिए आप लोग, ये था नीट 2024, ये ईजी पे मैं कहूँगा ये ईजी पेपर था। तो अब आप ने जब भी OMR फिल करने बैठे तो आप क्या करेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन सही है नहीं है, अरे पेपर ईजी है सही होगा आगे बढ़िए जल्दी करते जाइए आगे। लेकिन हम लोग क्या है, अरे पता नहीं आती जल्दी हो गया पेपर सॉल्व हुआ सही हुआ, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी है कि इजी टेस्ट है तो उसे इजी मान के जल्दी करिए क्वेश्चन सॉल्व। मेरा नीट 2024 का पेपर 20 मिनट पहले हो गया था, और मुझसे गलती यही हुई थी कि मेरा पेपर 20 मिनट पहले हो गया था। और जो मेरे क्वेश्चन गलत हैं उसमें से फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत है, जो मेरे 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें मेरा फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत है, और बायो में 2 क्वेश्चन गलत हैं उसमें से, एक बॉटनी में एक जूलॉजी में। सोचिए अगर मेरा अपने वो 10 क्वेश्चन OMR नहीं भरता मैं टाइम से पहले, तो मेरे पास टाइम होता कि मैं और क्वेश्चंस देखूं और देख सकूं कि मुझे कौन से ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं मैं कर सकूं। लेकिन पता नहीं क्या था कि मैंने टाइम नहीं देखा और मैंने 20 मिनट पहले पूरी OMR भर के सब कुछ सॉल्व करके बैठ गया था मैं। बस एक क्वेश्चन छोड़ा था फिजिक्स का मैंने, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला। फिर मैंने सोचता रहा तो मुझे याद आया कि अरे हाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता है हमेशा, तब जाके। अब क्या है, मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से मेरे सिर्फ 685 नंबर आए, 685 से ज़्यादा नहीं आए। सबसे बड़ी गलती यूट्यूब शॉर्ट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते मूड नहीं हुआ तो यूट्यूब शॉर्ट्स खुल गए। अब यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं इतने एडिक्टेड हैं कि एक बार खुल गए तो आधा घंटा 1 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे गायब, आधा घंटा ऐसे 1 घंटा। दूसरी गलती कि आप लोग, मैं क्या करता था कभी कभी देर में सो रहा हूँ कि रात में देर तक पढ़ने लगा, कुछ मूड हुआ टॉपिक पर तो पढ़ने लगा देर तक। ये नहीं करना। देखिए अगर आप एक दिन रात को देर में सो रहे हैं तो उससे तो आपका जो अगले दिन का पूरा रूटीन वो बिगड़ जाएगा। देखिए अगले दिन आपको नींद आ रही होगी, सुबह आप उठेंगे 10 बजे सो के, फिर रात को नींद नहीं आएगी जल्दी, ऐसे पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आप लोग एक भी दिन अगर आप लोग देर में सो रहे हैं तो उससे आपका 2-3 दिन का शेड्यूल बिगड़ता है। ये गलती नहीं करनी है। अब तीसरी गलती मैं क्या करता था कि नेवर लेफ्ट अ क्वेश्चन इन टेस्ट, कि टेस्ट में क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। भले टफ है तो तुक्का मार के आके, लेकिन छोड़ के नहीं आता था। ये गलती मैंने देखा अक्सर बच्चे करते हैं। देखिए छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, 4 नंबर कटेंगे, लेकिन अगर गलत करके आएंगे तो 5 नंबर कटेंगे, ठीक है ना। तुक्का मत मार के आइए। अगर नहीं आ रहा है तो उसे एक्नॉलेज करिए कि मुझे नहीं आ रहा है, उसे छोड़ के आइए, तुक्का मत मार के आइए। मैं कभी कभी तुक्का मार के आ जाता था। और फोर्थ मिस्टेक मैं क्या करता था, लेस रीडिंग ऑफ केमिस्ट्री इन NCERT बुक। अब देखिए बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ बायो की NCERT पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे 12th, खास करके 12th वाले सोचते हैं कि सिर्फ बायो की NCERT पढ़ लो और केमिस्ट्री के तो लेक्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख लो। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो देख लीजिए, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खास करके बता रहा हूँ कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टीचर से मिस हो ही जाती हैं। वो आप जब NCERT रीड करेंगे तो आप खुद देखेंगे, या फिर उन्होंने बता दी लेकिन आप नहीं कैच कर पाए कि उन्होंने लिखी नहीं, उन्होंने बस ऐसी ज़बान से बता दिया, उन्होंने अपने बोर्ड पे नहीं लिखा,
आप कैच नहीं कर पाए, लेकिन इसलिए इनऑर्गेनिक की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। 5वां पॉइंट क्या है, डोंट रिलाई ऑन लेक्चर नोट्स स्पेशली ऑफ केमिस्ट्री। वही बात कि सिर्फ लेक्चर नोट्स पे आप रिलाई मत कीजिए, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि लेक्चर नोट्स में ऐसा होता है कि कुछ टीचर कुछ बोल देते हैं लेकिन वो लिखते नहीं हैं, और जो बोल देते हैं वही इंपॉर्टेंट रह जाता है, उस चीज़ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और लेक्चर नोट्स पर आप पढ़ते रह जाते हैं। और इस बार आप लोगों का एम होना चाहिए कि 700+ हम स्कोर करें, ठीक है ना। और थैंक यू, बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई।